इससे पहले हमने एल्गिन द्वितीय तक गवर्नर जनरल कर लिया था। इसके बाद हमने उदारवाद और उग्र राष्ट्रवाद किया। अब एक बार फिर हम गवर्नर जनरल को आगे बढ़ाएंगे और मिनटों तक हम गवर्नर जनरल करेंगे। इसके बाद फिर हम क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे। तो आज हम लॉर्ड कर्जन को करेंगे। लॉर्ड कर्जन ये 1899 में एल्गिन द्वितीय के बाद गवर्नर जनरल बन के आया। कर्जन ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था और इसने ईटन में शिक्षा ग्रहण की थी और इसके बारे में ये कहा जाता है कि पूर्व के बारे में इसको बहुत ज़्यादा जानकारी थी और इसने 3 ग्रंथ भी लिखा था इस एशिया की समस्याओं पर। तो 3 ग्रंथ इसने लिखे थे और ये कहता भी था कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ प्रमाण पत्र नहीं मिलता, यानी पूर्व के बारे में चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित किया जाए वो कभी पूरा नहीं होगा। तो काफ़ी एशिया के बारे में इसको जानकारी भी थी। जब कर्जन वायसराय बन के आया तो उस समय ब्रिटेन में लैंसडाउन की सरकार थी और इसको वायसराय बनाकर भेजा गया यहाँ पे। भारतीय वायसरायों में देखा जाए तो कर्जन बहुत योग्य वायसराय है और इसके समय सुधार भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन इसके बाद भी इसके कुछ कामों से ये भारत में बहुत अलोकप्रिय हो गया। तो भारत का बहुत अलोकप्रिय वायसराय भी है ये। अब कर्जन के समय जो सुधार हुए उनको हम देखेंगे एक एक करके। तो पहले हम कर्जन के समय जो प्रशासनिक सुधार हुए उनको देखते हैं। कर्जन ये कहता था कि किसी भी देश के इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब पूरे प्रशासनिक व्यवस्था के टुकड़े टुकड़े करके और उसका कायाकल्प और उसका पुनर्गठन किया जाता है ताकि उसको समाज के अनुकूल बनाया जा सके। तो कर्जन के समय जो प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार हुए, एक तो पुलिस सुधार के लिए 1902 में कर्जन ने एंड्रयू फ्रेज़र के नेतृत्व में एक पुलिस सुधार आयोग बनाया और इसने अपनी सिफारिशें 1903 में दी। एंड्रयू फ्रेज़र ने जो सिफारिशें दी उसमें ये माना गया था कि एक तो भारतीय पुलिस प्रशिक्षित नहीं है, दूसरा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है पुलिस व्यवस्था में। तो इसके लिए इसने जो सिफारिशें दी थी, एक तो ये दिया था कि हर स्तर पर वेतन वृद्धि की जाए, वेतन बढ़ाया जाए क्योंकि वेतन कम है, संख्या बल भी बढ़ाया जाए। फिर इसकी एक और महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि पुलिस अधिकारियों और जो पुलिस कर्मचारी है उनके लिए पुलिस विद्यालयों की स्थापना की जाए। इसके अलावा सीधी भर्ती प्रक्रिया को अपनाया जाए, प्रांतीय पुलिस सेवा का गठन किया जाए और इसी के समय इन्हीं सिफारिशों में यह भी था सीआईडी की स्थापना करने के लिए कहा गया था। तो जो सीआईडी की स्थापना हुई 1903 में, ये इन्हीं की सिफारिशों के अंतर्गत हुई थी। कर्जन के समय 1899 में कलकत्ता नगर निगम अधिनियम लाया गया। कर्जन का ये मानना था, आप देखेंगे कि कांग्रेस बार बार ये मांग कर रही थी कि सारी जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं उनमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन कर्जन बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल है और ये कांग्रेस से चिढ़ता भी बहुत था। तो इसके समय में ये जो कलकत्ता नगर निगम अधिनियम लाया गया, इसके तहत जो भारतीय सदस्यों की संख्या थी नगर निगम में उसको कम कर दिया गया और जो सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई, यानी नगर निगम में सरकारी वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया गया। इससे नाराज होकर 28 सदस्यों ने त्यागपत्र भी दे दिया था। बाद में कर्जन ने व्यंग के रूप में ये कहा भी था कि जब मैं रिटायर होऊंगा वायसराय के पद से तो मैं कलकत्ता नगर निगम का महापौर बनना पसंद करूंगा। तो इस तरीके से इसने कलकत्ता जो नगर निगम है उसमें सरकारी प्रभाव बढ़ा दिया। इसके अलावा कर्जन के समय जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए गए, शिक्षा के क्षेत्र में कर्जन का ये मानना था कि जो विश्वविद्यालय हैं वो विद्रोहियों के कारखाने बनते जा रहे हैं, ये विद्रोहियों के गढ़ बनते जा रहे हैं। तो इसलिए इसके समय 1902 में
एक विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया, रेले कमीशन बनाया गया। और रेले कमीशन ने अपनी सिफारिशें दी 1904 में, और 1904 में इसी की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया। विश्वविद्यालय अधिनियम में भी यही किया गया कि जो विश्वविद्यालय की सीनेटें थीं उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, अंग्रेज सदस्यों की, सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तो इस तरीके से इसने विश्वविद्यालयों पर भी सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इसका भी बड़ा विरोध हुआ भारत में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा भी था कि ये जो इसका सुझाव था इसने भारत को एक छोर से दूसरे छोर तक झकझोर के रख दिया। इसके बाद कर्जन के समय जो आर्थिक सुधार हुए, आर्थिक सुधारों में देखा जाए तो कर्जन ने बहुत सारे सुधार किए। जैसे कृषि के क्षेत्र में जो सुधार किया, इसने 1901 में इसके समय पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट आया, और इसके तहत ये कहा गया कि जो किसान हैं उनकी ज़मीनें शहरी साहूकारों को हस्तांतरित नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारे किसान कर्ज में फंस जाते थे और उनकी ज़मीनें शहरी साहूकारों को हस्तांतरित हो जाती थी। तो इस पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट में ये कहा गया कि अब शहरी साहूकारों को किसानों की ज़मीनें हस्तांतरित नहीं होंगी। इसके अलावा इसने एक कृषि विभाग की भी स्थापना की। कर्जन के समय ही 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। इसके अलावा कृषि के विकास के लिए कर्जन ने सर मानक्रीक की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, एक सिंचाई आयोग का गठन किया। और ये जो सिंचाई आयोग था इसने ये सिफारिश दी थी कि अगले 20 सालों में 4.5 करोड़ रुपए जो है ये सिंचाई के क्षेत्र में व्यय किए जाएंगे। तो ये सिंचाई आयोग का एक गठन किया। कर्जन के समय एक वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना की गई एक अलग से। इसके अलावा सरकारी उधारी अधिनियम एक लागू किया गया था कर्जन के समय ही। तो इस तरीके से कर्जन के समय ये सारे जो आर्थिक सुधार रहे इसके। कर्जन के समय रेलवे के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। कर्जन ने एक रेलवे विशेषज्ञ थे थॉमस रॉबर्टसन, तो उनको इंग्लैंड से बुलवाया भारत। और इसके बाद रेलवे के क्षेत्र में एक तो 1903 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई, और कर्जन के समय सबसे ज़्यादा रेलवे लाइनें 6000 मील रेलवे लाइनें बिछी। तो इस तरीके से रेलवे के क्षेत्र में भी इसने बहुत ज़्यादा विकास किया। न्यायिक क्षेत्र में जो इसके सुधार रहे कर्जन के, न्यायिक क्षेत्र में इसने एक तो जो सिविल प्रक्रिया संहिता थी, भारतीय जो सिविल प्रक्रिया संहिता थी, उसमें पूरी तरीके से उसको संशोधित कर दिया। और कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी इसने। तो ये इसके जो न्यायिक क्षेत्र में सुधार रहे। सैन्य क्षेत्र में भी सुधार के लिए इसने लॉर्ड किचनर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। लॉर्ड किचनर ये मुख्य सेनापति भी थे। लॉर्ड किचनर ने जो अपनी सिफारिशें दी उसके तहत ये किया गया कि सेना को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो उत्तरी कमान और एक दक्षिणी कमान। और उत्तरी कमान जो थी, उत्तरी कमान का जो मुख्यालय था वो मरी में था और उसका प्रहार केंद्र पेशावर में था। जो दक्षिणी कमान थी इसका मुख्यालय पूना में था और प्रहार केंद्र क्वेटा में था। इसके अलावा दोनों जो कमान थीं उनके लिए 3-3 ब्रिगेडें बनाई इसने। इसके अलावा सेना के लिए किम्बरले कॉलेज के तर्ज पर इसने एक सैन्य स्कूल भी स्थापित करवाया। तो ये कर्जन के जो सैन्य क्षेत्र में सुधार रहे। इसके अलावा कर्जन ने एक प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लागू करवाया और इसके तहत 50,000 रुपये की व्यवस्था की थी। और ज़िले के अधिकारियों को ये निर्देश था कि जो भी प्राचीन स्मारक हैं, जो इमारतें हैं,
उनका संरक्षण किया जाए। तो एक तरीके से आप देखें कि जो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई व्यवस्थित तरीके से, वो करजन के समय में ही हुई, क्योंकि इसको प्राचीन स्मारकों से बहुत ज़्यादा लगाव था। करजन के समय जो सबसे बड़ी घटना घटी वो था बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन, इसके पीछे जो कारण दिया गया, ये प्रशासनिक असुविधा का दिया गया। बंगाल में उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ये पूरा जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है ये आता था। तो ये कहा गया अंग्रेज़ों की तरफ से कि इतने बड़े प्रांत का प्रशासन चलाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इसका विभाजन किया जा रहा है प्रशासनिक सुविधा के लिए। लेकिन इसका बहुत तगड़ा विरोध हुआ, क्योंकि जो विभाजन किया गया था वो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में किया गया था। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल लोग थे और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल थे। तो एक तरीके से ये फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ये विभाजन था, ताकि ये मानना था अंग्रेज़ों का कि जो बंगाल है ये क्रांतिकारियों का गढ़ बनता जा रहा है। तो संयुक्त बंगाल एक बहुत बड़ी ताकत था। तो इसके पीछे यही उद्देश्य था कि बंगाल, जो संयुक्त बंगाल की ताकत है, उसको कमज़ोर कर दिया जाए, इस तरीके से सांप्रदायिक आधार पे बंटवारा करके। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन जो भारतीय राजनेता थे वो भी विभाजन के पक्ष में थे। लेकिन उनका ये कहना था कि जो बंगाल में एक तो उड़ीसा है जो उड़िया भाषी लोग हैं, और बिहार जो हिंदी भाषी लोग हैं, तो इन राज्यों को अलग किया जाए, उड़ीसा और बिहार को। तो भाषाई आधार पर विभाजन की बात स्वीकार करते थे उस समय के राजनीतिज्ञ। लेकिन ये जो विभाजन हुआ था ये सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, और यही कारण था कि बंगाल विभाजन को लेकर बहुत शक्तिशाली एक आंदोलन खड़ा हो गया। पूरे बंगाल में इसका विरोध हुआ और इसी को लेकर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन जो है, हालांकि बंगाल विभाजन की घोषणा जो है, अगर वास्तव में देखा जाए तो एक जो गृह सचिव रिस्ले थे, उनका 1903 में उनका एक पत्र था, उसमें विभाजन की बात कही गई थी। तो रिस्ले के पत्र में सबसे पहले कही गई थी ये विभाजन की बात। बाद में जुलाई 1905 में विभाजन की घोषणा करजन ने की, लेकिन अगस्त में करजन इस्तीफा देकर चले गए थे। तो जो बंगाल विभाजन लागू हुआ वो अर्ल ऑफ मिंटो सेकेंड के समय हुआ, जो अगले वायसराय थे, और ये लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। इससे पहले हम देखेंगे कि कलकत्ता में बहुत तेज़ी से आंदोलन शुरू हो गया था, और जो 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू किया गया तो इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और हिंदुओं ने मुसलमानों की कलाई पर राखी बांधी, और इस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। शुरुआत में देखें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी या कृष्ण कुमार मित्र जैसे जो उदारवादी नेता हैं, उनके हाथ में आंदोलन की बागडोर थी। लेकिन धीरे धीरे बंगाल की जनता उग्र राष्ट्रवादियों के पीछे खड़ी हो गई, और इसके बाद ये आंदोलन बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने अब चलाया इस आंदोलन को। और उग्र राष्ट्रवादियों ने जब इसका नेतृत्व लिया तो आंदोलन बहुत तेज़ी से चला, और उग्र राष्ट्रवादियों की जो मांगें थीं, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज, उसको पहली बार कांग्रेस ने स्वीकार किया। पहले तो बनारस अधिवेशन में इन मांगों को स्वीकार किया गया, और पूरी तरीके से इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। बंगाल विभाजन को लेकर जो आंदोलन चला, इसमें राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं पर जोर दिया गया। इसके अलावा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए स्वदेशी पे जोर दिया गया। तो इस समय हम देखेंगे कि बहुत सारे स्वदेशी कल कारखाने लगाए गए। पीसी राय ने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की। तो ये सारी चीज़ें की गई आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए। इस आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय हुआ गीत वो था वंदे मातरम। बंकिम चंद्र के उपन्यास संन्यास आनंद मठ से जो लिया गया है। आंदोलन बहुत तेज़ी से चला, बहिष्कार को आजमाया गया,
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। हालांकि बहिष्कार को सबसे पहले आजमाने का जो उपाय दिया था, ये कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका थी संजीवनी, उसमें पहली बार सुझाया गया था बहिष्कार को। बंगाल में हर वर्ग में आंदोलन फैल गया। पहली बार मध्य वर्ग की महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हुई, छात्र शामिल हुए और आंदोलन ने काफ़ी विस्तार ले लिया। लेकिन इस आंदोलन की कुछ सीमाएं भी दिखाई देती हैं। जैसे मुस्लिम वर्ग इससे अलग रहा, बहुत नाम मात्र के कुछ मुसलमान जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे वो शामिल हुए। मुस्लिम वर्ग दूर रहा, क्योंकि एक तो वायसराय ने ये लालच भी दी थी कि जो पूर्वी बंगाल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। तो एक तो ये कारण था। फिर कुछ सांप्रदायिक कारण भी थे कि जो आंदोलनकारी थे वो काली के आगे शपथ लेते थे, गंगा स्नान करके आंदोलन करते थे। किसान इस आंदोलन में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि इस आंदोलन में किसानों का कोई मुद्दा नहीं था, और जो वर्ग आंदोलन कर रहा था वो जमींदार वर्ग था जो किसानों का शोषण करता था। तो किसान भी इस आंदोलन में शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा मजदूर वर्ग भी बहुत ज़्यादा इस आंदोलन में शामिल नहीं हो सका, क्योंकि उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी। स्वदेशी आंदोलन चला तो बहुत तेज़ी से, और इसमें उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ने मिल के आंदोलन चलाया। लेकिन धीरे धीरे दोनों के जो विवाद थे, उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों के, ये भी सतह पर आने लगे। क्योंकि तिलक का ये मानना था कि जो बहिष्कार आंदोलन है, जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा है, इसको बंगाल तक ही सीमित न रखा जाए, इसको बंगाल से बाहर ले जाया जाए। लेकिन उदारवादियों का ये कहना था कि भाई आपके कार्यक्रम तो स्वीकार कर लिए गए, लेकिन जो बहिष्कार है उसको सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। जो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी भी कहा था। तो ये कहा गया कि ये बंगाल तक सीमित रखा जाए। इसको लेके विवाद हो गया उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों में। आंदोलन चलता रहा। महिलाओं ने चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिया विदेशी। पुरोहित वर्ग ने विदेशी चीनी से बना प्रसाद लेना बंद कर दिया। लेकिन और छात्र वर्ग बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुआ, क्योंकि उनको भी लगता था कि उग्र राष्ट्रवादी किसी निश्चित अंजाम तक पहुंचाएंगे आंदोलन को। लेकिन आपस में जो उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों का झगड़ा चल रहा था, ये और ज़्यादा सतह पर तब आ गया जब 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन में दोनों उग्र राष्ट्रवादी और उदारवादियों में टकराव हुआ, और यहीं पे कांग्रेस का विभाजन हो गया गर्म दल और नरम दल में। उग्र राष्ट्रवादियों को ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया, और इन्होंने उग्र राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार करके बहुत सारे नेताओं को जेल भेज दिया गया, और धीरे धीरे आंदोलन शांत हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो बंगाल विभाजन को लेकर जो आंदोलन चला वो तत्कालिक रूप से तो सफल नहीं रहा। बाद में हालांकि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, लेकिन तात्कालिक रूप से ये सफल नहीं रहा, और इसी का परिणाम रहा कि जो युवा वर्ग है वो निराश हुआ, और युवा वर्ग अब क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़ गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो उग्र राष्ट्रवादी युवा वर्ग को सही दिशा निर्देश नहीं दे पाए। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि उग्र राष्ट्रवादियों ने एक निष्क्रिय प्रतिरोध की जो परंपरा कायम की, वो आगे चल के गांधीवादी आंदोलनों का आधार बनी। तो ये इस आंदोलन का सकारात्मक पक्ष रहा। करजन के समय की जो अन्य घटनाएं हैं, करजन के समय की जो विदेश नीति है, वो अब देखेंगे हम। करजन के समय तिब्बत अभियान किया गया। तिब्बत में इससे पहले 1774 में वारेन हेस्टिंग्स के समय इन्होंने जॉर्ज बागले के नेतृत्व में एक व्यापारी मंडल भेजा था, ताकि तिब्बत से व्यापार को बढ़ाया जा सके। करजन के समय तिब्बत में रूस का प्रभाव बढ़ रहा था, और जो दलाई लामा थे उन पे एक रूसी था दोरजिफ, उसका प्रभाव बढ़ रहा था, और अंग्रेज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि तिब्बत में रूस का प्रभाव बढ़े। तो इसलिए करजन ने कर्नल यंग हस्बैंड को तिब्बत अभियान के लिए भेजा। यंग हस्बैंड एक गोरखा टुकड़ी के साथ पहुंचा तिब्बत,
और 1904 में इसने तिब्बत की राजधानी लासा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तिब्बत से समझौता हुआ और समझौते के तहत ये था कि तिब्बत को 75 लाख रुपया 75 साल तक देना है, 1-1 लाख रुपया, और बदले में जो चुंबी घाटी थी उस पर 75 साल तक अंग्रेज़ों का अधिकार रहेगा। हालांकि बाद में भारत सचिव के कहने पर 3 साल बाद ही चुंबी घाटी लौटा दी गई तिब्बत को, और जो हर्जाने की रकम थी इसको भी 25 लाख कर दिया गया घटा के। करजन के समय की अन्य जो घटनाएं हैं, करजन ने एक तो जो भारतीय राजा थे उनकी विदेश यात्राओं पर रोक लगाई, क्योंकि इसका मानना था कि बहुत ज़्यादा इसमें धन व्यय होता है। इसके अलावा करजन के समय 1902 में एडवर्ड सप्तम का दरबार भी आयोजित किया गया। तो दिल्ली दरबार एक एडवर्ड सप्तम का दरबार आयोजित किया गया और इसमें 20 लाख रुपए इसने खर्च किए। तो इसकी बड़ी आलोचना भी होती है इसको लेकर। करजन के बारे में ये मॉन्टेग्यू ने ये कहा है, इसकी एक मोटर चालक से तुलना की है। मतलब ये बताया कि बड़ा कंफ्यूज्ड व्यक्ति था, तो इसकी एक मोटर चालक से तुलना की है कि एक ऐसा मोटर चालक था करजन जो मशीन के कल पुर्जों को ही, विभिन्न पुर्जों को सिर्फ पॉलिश करने में ही अपना समय गवा देता था। उसको ये और कभी मोटर चलाता नहीं था, विभिन्न पुर्जों को केवल पॉलिश ही करता रहता था, मोटर को चलाता नहीं था और उसको ये भी पता नहीं था कि जाना कहाँ है। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि अपनी नीतियों के संदर्भ में भी ये बड़ा कंफ्यूज दिखाई देता है। फिर औरंगजेब से तुलना की इसकी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि करजन ने भारत में बहुत सारे सुधारवादी कार्य किए, लेकिन अपनी कुछ नीतियों के कारण ये भारत में बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया और बहुत अलोकप्रिय हो गया। 1905 में जो मुख्य सेनापति थे लॉर्ड किचनर से करजन का विवाद हो गया और इसी विवाद के कारण ये जुलाई में ही 1905 में इस्तीफ़ा देके वापस चला गया।